नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 241 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 242वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1133 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1134वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, ये जन्म कुंडली है दादू भाई नाम से आईडी है और जन्म कुंडली जो है यह है जलपा की। तो जलपा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है इन्होंने 15 अगस्त 1989 और जन्म का समय बताया हुआ है 11:45 AM। जन्म स्थान है गुजरात। गुजरात में कहाँ पे? आप कुछ सेलिब्रिटी तो हो नहीं कि गुजरात बस आपने बोल दिया और आपकी जन्म कुंडली बन जाएगी। मैं गांधीनगर ले लेता हूँ। यदि आप लोग अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन प्रॉपरली कराना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत मचाइए या अत्यधिक व्यस्त होने का परिचय मत दीजिए। आपको एटलीस्ट अपने जन्म का विवरण प्रॉपरली देना चाहिए। ये इन्होंने गुजरात का इनका जन्म है, सिर्फ गुजरात लिख के छोड़ दिया है। जैसे गुजरात में बहुत फेमस पर्सनैलिटी होंगी और इनके जन्म का स्थान सभी को पता होगा। तुला लग्न की जन्म कुंडली बनती है और राशि मकर बनती है। राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा वर्तमान समय में चल रही है। लग्नपति शुक्र बनते हैं जाकर के 12वें भाव में नीच राशि में बैठे हुए हैं। वैसे शुक्र का 12वें भाव में जाना अच्छा माना जाता है, परंतु शुक्र का लग्नेश होकर के 12वें भाव में जाना, शुक्र का लग्नेश होकर के नीच राशि में जाना, शुक्र का लग्नेश होकर के नीच राशि में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट होना किसी भी मामले में श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। ये जातक के जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष, दाम्पत्य सुख में कमी, साथ ही साथ सुख सुविधाओं की कमी को भी प्रदर्शित करता है। या फिर ऐसा जातक अपने सुखों की प्राप्ति हेतु येन केन प्रकारेण उन सुखों की चाहत में भागता रहता है। प्रश्न इनका है क्या मेरी दूसरी शादी होगी या नहीं और क्या दूसरी शादी अच्छी चलेगी नहीं, यानी कि इनका डाइवोर्स हो चुका है। ये इस प्रश्न से यही समझ में आता है। प्रथम विवाह के विषय में यदि हम विचार करते हैं तो सप्तम भाव देखा जाए तो इनकी कुंडली में केवल और केवल केतु की दृष्टि से दृष्ट है। सप्तम भाव का स्वामी मंगल बनता है जाकर के 11वें भाव में राहु की दृष्टि से दृष्ट है। दाम्पत्य कारक शुक्र मैंने बताया पीड़ित स्थिति में है और पति के कारक देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 9वें भाव में बैठे हुए हैं जाकर के मिथुन राशि में। राहु के नक्षत्र में शनि और राहु दोनों की ही दृष्टि से दृष्ट, फलतः दाम्पत्य का सुख तो पूर्णतः कमजोर दिखाई दे रहा है। चलित कुंडली में यदि हम देखते हैं तो भी गुरु वहीं पर बैठे हैं। अब दूसरे विवाह का विचार जन्म कुंडली के 9th हाउस से किया जाता है। 9वें भाव का स्वामी बुध बनता है जाकर के राहु की दृष्टि से दृष्ट है। 9वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और 9वें भाव के कारक के रूप में यदि हम देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति ही होंगे क्योंकि वो पति के भी कारक है। तो वो वहीं बैठे हैं शनि की दृष्टि से दृष्ट और दाम्पत्य का कारक तो सदैव ही शुक्र रहेगा, वो पीड़ित है। फलतः यदि आपका दूसरा विवाह भी होता है तो कहीं ना कहीं संभावनाएं
10 में से 9 बार यही है कि वो भी नहीं चल पाएगा या उसमें भी परेशानियां होंगी या वो प्रॉपर दाम्पत्य का सुख आपको देखने में नहीं मिल पाएगा। देखिए इसके पीछे और भी कारण होते हैं। वैसे तो जब दूसरे विभाग के विषय में बात आती है तो हम एक भाव को छोड़ करके उसके आगे वाले भाव से दूसरे विभाग का विचार कर लेते हैं। जैसे 7वें घर से विवाह का विचार, तो 8वें को छोड़ करके 9वें से दूसरे विभाग का विचार हो जाएगा, तीसरे का विचार फिर 11वें से हो जाएगा। परंतु इन भावों के स्वामी बदल जाएंगे, ये भाव बदल जाएंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन का कारक शुक्र तो वही रहेगा और पति का कारक तो देवगुरु बृहस्पति ही रहेगा, क्योंकि स्त्री की कुंडली की हम चर्चा कर रहे हैं। अब शुक्र का पीड़ित हो जाना, शुक्र पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, शुक्र का नीच राशि में जाकर के बैठना, नवमांश कुंडली की स्थिति भी यही दिखा रही। सप्तम पति द्वितीय में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट है और वो चंद्रमा है। फलतः दाम्पत्य का सुख तो नहीं दिखाई देता है। अब आप भाव को बदल भी दो, तो जैसे मैंने यहां देखा कि नवम भाव पर शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि पड़ रही है, नवम भाव के स्वामी पर राहु की दृष्टि का पड़ना, और नवम भाव के कारक यदि हम दाम्पत्य कारक की चलिए बात करने, तो शुक्र तो शनि की दृष्टि से दृष्ट है नीच राशि में, वो तो एज इट इज रहेंगे। यहाँ तो भाव, भावपति, भाव कारक तीनों ही पीड़ित हो जा रहे हैं। फलतः दूसरा विवाह भी यदि आपका होता है तो 10 में से 9 बार संभावना इस बात की है कि उसमें भी कमोबेश परेशानियां रहेंगी। ऊपर से आपको राहु की महादशा चल रही है अप्रैल 2027 तक, तो अभी मेरे हिसाब से तो विवाह के लिए आगे जाना आपके लिए फेवरेबल नहीं है। और एक चीज और देखने में आती है कि जब आप दूसरा विवाह कर रहे हो, ठीक है, इट मीन्स आपकी कुंडली में दाम्पत्य का सुख कमजोर है। अब इसमें भी 10 में से 9 बार पॉसिबिलिटीज यही है कि जो व्यक्ति आपको दूसरे विवाह के लिए मिलेगा उसका भी या तो डाइवोर्स हुआ होगा या उसकी वाइफ नहीं रही होंगी, यानी कि उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में भी दाम्पत्य का सुख कमजोर है। अब हम दो ऐसे व्यक्तियों का विवाह करा दें जिन दोनों की कुंडली में इंडिविजुअल दाम्पत्य का सुख कमजोर है, तो ओवरऑल भी दाम्पत्य जीवन कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल या बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं माना जाएगा। तो एक बार आप देख लीजिएगा। वैसे आपकी कुंडली के आधार पर मुझे दाम्पत्य बहुत ज्यादा सुखद तो नहीं दिखता है, फिर भी यदि आपको विवाह करना है तो ज्योतिषीय सलाह यही होगी कि जन्म कुंडली का मिलान करके आप विवाह करें। परंतु जब तक राहु की दशा है, अभी राहु की दशा में आपका विवाह करना फेवरेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है, ये आईडी है TX रेन, और जन्म कुंडली जो है ये अंकित जी की है। तो अंकित जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 16 अप्रैल 1994 का इनका बर्थ है और जन्म का समय जो बताया हुआ है वो है सुबह के 6:05 और जन्म स्थान है बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मेष लग्न की आपकी जन्म कुंडली बनती है, राशि आपकी वृषभ है, लग्नगत सूर्य है, शनि की दृष्टि से दृष्ट है, और द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है उच्च राशि में, वो राहु की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। लग्न के मालिक मंगल बनते हैं, ये मंगल भी जाकर की जन्म कुंडली के 12वें भाव में है, और 12वें भाव के स्वामी गुरु जो कि भाग्येश भी है, वो सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। प्रश्न इनका है, कृपया आप मुझे गाइड करें कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए जो कि मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, और आप मुझे सही मार्ग दें, और आप मुझे सही मार्ग देने की कृपा करें जिससे मैं जीवन में कुछ प्राप्त कर सकूं। क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप, किस चीज को प्राप्त कर रहे हैं, कि आपकी इच्छा है, ये आपको जरूर बता देना चाहिए था। आपकी जन्म कुंडली में लग्नपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं मंगल, गुरु के घर में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और चलित में भी वो वहीं का फल दे रहे हैं। फलतः एक सलाह तो आपके लिए यही होगी कि आप अपने जन्म स्थान से जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना ही आपको आपके जीवन काल में सफलताएं देखने में मिलने वाली हैं। फलत यानी कि आप यदि अपने जन्म स्थान में रहते हैं तो वो उचित सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी जो कि आपको आपके जन्म स्थान से दूर जाने से प्राप्त हो सकती है। 94 का आपका बर्थ है, आप अपने बर्थ प्लेस से वेस्ट या साउथ ईस्ट, स्पेशली वेस्ट डायरेक्शन में यदि जाते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में जाना आपके लिए कहीं ज्यादा फेवरेबल होगा। आपके लिए भाग्य की दिशा नॉर्थ ईस्ट आती है और धन लाभ की दिशा वेस्ट आती है, तो आप नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट के बीच में भी जो डायरेक्शन आएगी उसमें भी आप जा सकते हैं। बाकी पश्चिम दिशा से आपकी जन्म कुंडली में अच्छे धन लाभ के योग बनते हैं, तो आप वेस्ट डायरेक्शन में जाकर के अपने जीवन काल में सफल हो सकते हैं। जन्म स्थान में आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी सफलताएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है। और आपने पूछा है कि आपको आपके जीवन में क्या करना चाहिए। देखिए अब ये निर्भर करता है कि आप किस चीज के बैकग्राउंड से आए हैं, आप किस चीज को लेकर के यहाँ तक आगे बढ़े हैं। क्योंकि यदि आपकी उम्र 10 साल होती, 12 साल होती, 14 साल होती, तो मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपको बताने को। अब आपकी जन्म कुंडली के लग्न में सूर्य बैठे हैं और उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, फलतः कहीं ना कहीं जातक सरकारी क्षेत्र में यदि प्रयास करे
तो 2 से 3 प्रयास व्यर्थ होने के बाद में उसको सरकारी क्षेत्र में सफलताएँ मिल सकती हैं। कॉम्पिटिशन भाव का मालिक 12वें भाव में जाकर के नीच राशि में बैठ कर के अपने ही घर को देख रहा है। कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलताओं के योग आपकी जन्म कुंडली में प्रदर्शित होते हैं। तो आप अगर उस दिशा में जाना चाहें तो उस दिशा में, वैसे आपका सप्तमपति लग्न में जाकर के बैठा हुआ है और सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो आप व्यापार भी कर सकते हैं। व्यापार में भी आपकी जन्म कुंडली में अच्छी सफलताएँ बन रही हैं। तो ये आपको बताना चाहिए था कि आपके लिए क्या ऑप्शन फेवरेबल है। टीचिंग के क्षेत्र में यदि आप अपना करियर बना लें तो भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ अपने जीवन काल में देखने में मिल जाएगी। गुरु से संबंधित व्यापार भी आप कर सकते हैं। हालाँकि गुरु आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर है, दिग्बल से सर्वथा विहीन है, परंतु फिर भी यदि हम गुरु के उपाय करते हैं, तो आपको उच्च पद प्रतिष्ठा के योग देखने में अवश्य ही मिल जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि यदि आपका विवाह हो गया है, एक तो 31 की एज आपकी है, मुझे लगता है विवाह आपका हो गया होगा, क्योंकि मांगलिक आप भले ही हैं, परंतु विवाह यदि आपका हो गया है, तो विवाह के बाद में आपकी जन्म कुंडली में भाग्योदय के योग लगे हुए हैं। तो विवाह यदि हो गया है तो ठीक है, नहीं तो विवाह करने की तरफ आप प्रयास कर लीजिए। बाकी इसके अलावा जो क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं, उन क्षेत्रों में जाएँ और अपने जन्म स्थान से आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ेवरेबल होगा। माता-पिता के साथ भी संबंध कुछ हद तक खराब दिखते हैं, तो उनका सम्मान करने की ही सलाह मैं आपको दूँगा। उपाय के तौर पर आपको नित्य सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप सूर्य की आराधना करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको आपके जीवन काल में ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। लग्नपति के 12वें हो जाने के चलते मैं आपको ये सलाह दूँगा कि आप हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना करना भी ज्योतिषीय उपाय के दृष्टिकोण से आपके लिए फ़ेवरेबल है, और यदि पेट से संबंधित कोई परेशानी नहीं है, तो आप एक गुरु का रत्न, पुखराज या फिर गुरु का उपरत्न सुनहला भी धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है, ये है रीनू अग्निहोत्री जी। तो रीनू अग्निहोत्री जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 19 नवंबर 1996। जन्म का समय है शाम को 5:47 और जन्म स्थान है जैसलमेर, राजस्थान। वृषभ लग्न की आपकी जन्म कुंडली बनती है और राशि आपकी बनती है कुंभ। वर्तमान समय में आपको शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। शनि जाकर के आपकी कुंडली के लाभ भाव में केतु के साथ युत है और राहु जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। वैसे तो 26 की एज अभी आपकी है, तो पढ़ाई तो पूर्ण हो गई होगी। अगर पढ़ाई पूर्ण हो गई है तब तो बात ही नहीं, लेकिन यदि पढ़ाई पूर्ण नहीं हुई है तो शिक्षा में बाधा अवश्य ही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भावस्थ राहु पर शनि की दृष्टि का पड़ना, ये जातक के जीवन काल में भावनात्मक कष्ट को भी प्रदर्शित करता है। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह की स्थितियां भी आपके साथ में बनी हुई या बन जाएं। प्रश्न इन्होंने किया है, विवाह कब होगा, पार्टनर कैसा होगा एंड कहाँ मिलेगा, ब्रेकअप हो चुका है। तो ब्रेकअप तो हो चुका, मैंने कहा ना आपको कि भावनात्मक कष्ट आपकी कुंडली में है। पंचम भाव गत राहु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र जो आपकी कुंडली में है, वो राहु और सूर्य के बीच पाप कर्तरी योग में है। स्वग्रही है परंतु पाप कर्तरी योग में है। अब आपने पूछा है विवाह कब होगा, पार्टनर कैसा होगा एंड कहाँ मिलेगा। देखिए, पंचम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में जाना एंड सप्तम पति का चतुर्थ स्थान में जाना, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि कुछ हद तक आपकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के योग तो बनते हैं। शुक्र का तुला राशि में बैठना, वो भी मंगल के नक्षत्र में, और मंगल का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाना, मंगल और शुक्र का नक्षत्र का परिवर्तन है, फलतः प्रेम विवाह के योग आपकी जन्म कुंडली में ज्यादा प्रबल दिखाई देते हैं। इसके साथ ही साथ हमें नवमांश कुंडली में भी देखा जाए तो पंचमेश और सप्तमेश का आमने सामने होना, गुरु शुक्र की युति पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, फलतः आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग मुझे ज्यादा प्रबल दिखाई पड़ते हैं। अब हर जगह पर राहु केतु और शनि का प्रभाव आपके दाम्पत्य पर और आपके प्रेम विवाह पर, आपके लव लाइफ पर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक से अधिक ब्रेकअप की स्थिति बनेगी और उसके बाद में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी जन्म कुंडली में लव मैरिज बहुत इजीली हो, मीन्स उसका जो भावनाओं का घर है, जो उसका पंचम भाव है, उसका शुक्र है, वो यदि बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो, तो उस व्यक्ति के साथ आपका प्रेम विवाह हो सकता है। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो विवाह के योग बन ही रहे हैं। शनि की दशा में गुरु का अंतर प्रारंभ होगा फरवरी 2026 के बाद में, जो फरवरी 2026 के बाद में आपके विवाह के योग प्रारंभ होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी 2026 के बाद आप रिश्ता ढूंढना शुरू कर सकते हैं, या फिर कहीं पर आप जहां वर्किंग है वहां से आपको यदि कोई पर्सन मिल जाता है तो उससे आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकायदा जन्म कुंडली का मिलान करके विवाह करिएगा। 26 में योग बनते हैं, रिश्ता इत्यादि फिक्स हो सकता है। 2027 में विवाह की प्रबलतम संभावनाएं आपकी जन्म कुंडली बताती है। नवंबर 2026 के बाद में ज्यादा अच्छी पॉसिबिलिटीज आपकी कुंडली में लव मैरिज की बन रही है। इसके साथ ही साथ
सप्तम भाव का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, यानी कि आप मांगलिक हैं, तो जब भी आपका विवाह हो बकायदा कुंडली का मिलान करके विवाह होना चाहिए। सप्तम भावस्थ सूर्य होने के चलते कुछ हद तक दाम्पत्य जीवन में परेशानियां भी संभव है। सप्तम का बुध भी बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं माना जाता है, इसलिए जब भी विवाह हो बकायदा कुंडली का मिलान करके हो तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ गुरु जो कि पति के कारक है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं जाकर के, और नवमांश कुंडली में वो स्वग्रही शुक्र के साथ में है, तो ठीक है फिर भी, लेकिन कुंडली का मिलान होना जरूरी है, नहीं तो मैरिड लाइफ में परेशानी होगी। कहाँ मिलेगा? आपके जन्म स्थान से यदि मैं देखता हूं तो ये हो गया आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आपको आपका पार्टनर मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज ज्यादा स्ट्रांग बनती हैं। इसके साथ ही साथ में आपके मदर का इन्फ्लुएंस भी आपकी मैरिज में हो सकता है, ठीक है। और पार्टनर कहाँ मिलेगा, ना ज्यादा डीप हम इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं, तो इसको यहीं तक छोड़ते हैं। आपको मैंने दिशा बता दी है, कुंडली का मिलान करके विवाह करिएगा। फरवरी के बाद में आपको अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, और 2026 के नवंबर के बाद में विवाह के योग बनते हैं। गुरुवार के दिन स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए, और कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसतम देवी पति में कुरुते नमः इस मंत्र का जाप नित्य एक माला करिए गुरुवार से प्रारंभ करके। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।